गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर हम समझेंगे हमारा स्केलेटल का चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसके अंदर हम बोन्स के बारे में देखेंगे कौन कौन सी बोन्स होती हैं। तो स्केल के पहले हमने एक्सियल के बारे में समझा कि भाई एक्सियल स्केलेटल में अलग आ जाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल जो हमारा अलग आ जाता है। तो पहले इसके लेक्चर हालांकि हो चुका है, थोड़ा सा और हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। एक्सियल में आ जाता है आपका स्कल का, जैसे कि आपका ये स्केलेटल है तो एक्सियल में आएगा आपका स्कल और फेसियल बोन आ जाएगी, सब वर्टिब्रा बोन आ जाएगी आपकी। उसके बाद आ जाएगी आपकी बंद कर गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमारा स्केलेटल चैप्टर चल रहा है स्केलेटल सिस्टम का, जिसके बारे में बोन्स के बारे में हमने पहले लेक्चर में समझ चुके हैं, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, कितनी बोन्स होती है। ये लेक्चर हमारा हो गया है। अभी हम उसको देख लेते हैं एक एक करके कि बोन्स का लोकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाता है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हमारे स्केलेटल को, एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल में आ जाता है जो आपका एक एक्सिस के ऊपर मूव करता है, जैसे कि आपका हेड हो गया, और फेसियल बोन वर्टिब्रल आपकी बोन आ जाती है, बैकबोन जो होती है, और उसके बाद कोकेक्स एंड सैक्रम बोन। ठीक है, पेल्विक नहीं आती, ओनली कोकेक्स एंड सैक्रम, वर्टिब्रा बोन, फेसियल और आपकी स्कल के हेड की बोन, ये इंक्लूड होती है किसमें, आपके किसमें होती है, एक्सियल स्केलेटल, राइट। इसके बाद आ जाता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो अपेंडिकुलर स्वाभाविक सी बात है कि जो बोन्स आ गई, इनको छोड़ करके जो बोन्स बची है वो आ जाती है अपेंडिकुलर, उसमें जो कि अपेंडिकुलर होती है, पेरिफेरी की बोन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका ह्यूमरस बोन, रेडियस और अल्ना बोन। उसके बाद आ जाता है आपका ये हिप बोन और फीमर बोन, टिबिया फिबुला बोन, और आपकी हैंड की और फुट की दोनों बोन। अभी दो बोन और रह गई, दो बोन आ जाती है आपकी क्लेविकल, और पीछे जो होती है आपकी स्कैपुला, वो वाली बोन आ जाती है। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाता है, आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल में। तो पहले हम देख लेते हैं एक्सियल स्केलेटल में कौन कौन सी बोन होती है। तो सबसे पहले आपकी स्कल में आ जाती है। स्कल में टोटल आपकी 8 बोन होती है। फर्स्ट होती है आपकी फ्रंटल, फर्स्ट बोन होती है आपकी फ्रंटल, जो कि आपकी आगे की बोन होती है, जिधर आप इधर तिलक लगाते हो, ये होगी आपकी फ्रंटल बोन। उसके बाद आती है आपकी पैराइटल। पैराइटल थोड़ी सी ऊपर होती है, जो आपके हेड की स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उसका रूफ बनाती है, लेफ्ट एंड राइट, इनका पेयर होता है, 2 होती है। फिर आ जाती है टेम्पोरल, थोड़े से आप नीचे जाएंगे, कान के पास की जो आपकी बोन होती है, जो कान का स्ट्रक्चर बनाती है और मैंडिबल को ज्वाइंट करने का काम करती है, ये होती है आपकी कौन सी बोन, टेम्पोरल बोन, है ना। कान से याद रखो, कान के पास की जो बोन है वो होती है टेम्पोरल। फिर आ जाती है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल पीछे की जो आपकी बोन होती है, हेड की जिधर आप पिलो लगा के रेस्ट करते हो पीछे का, ये हो गई आपकी ऑसिपिटल बोन। फिर होती है आपकी स्फेनॉइड और इथेमॉइड। स्फेनॉइड और इथेमॉइड होती है जो इंटरनल आपकी कैविटी है उसमें सिचुएटेड होती है, बाहर से विजिबल नहीं होती, नॉर्मली छोटी सी बोन होती है, स्फेनॉइड और इथेमॉइड। तो ऐसे करके टोटल आपकी स्कल में होती है 8 बोन, है ना, दो दो का पेयर होता है, तो टोटल 8 हो जाती है आपकी क्रैनियम कैविटी में बोन। फेस अभी हम देख लेते हैं फेसियल में कि फेस में आपकी कितनी बोन्स होती है। सबसे पहले आ जाता है नेजल। नेजल आपका 2 सेक्टर में डिवाइड होती है, नेजल राइट और लेफ्ट में। नेजल हो जाती है 2, जो आपकी नाक की बोन है। जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक को आप क्या चिक बोन भी बोल सकते हो, है ना, जो आपकी गाल की बोन होती है, प्रोमिनेंस भाग बनाती है लेफ्ट और राइट साइड, तो ये भी पेयर में होती है। फिर लैक्रिमल बोन होती है, जो आपकी आइस की जो कैविटी है ऑर्बिट बोन के पास, वहीं पर इसका लोकेशन होता है, जहाँ पर आपकी आई बॉल लोकेटेड होती है। फिर आता है पैलेटाइन। पैलेटाइन अंदर की साइड होती है, ये भी एक बेस बनाती है आपके फेस का और स्कल का। उसके बाद इन्फीरियर नेजल कॉन्काई, नेजल की जो नेजल सेप्टम बोन है वो अंदर जा करके और मतलब वो ब्रॉड होती है, आगे की तरफ जाती है, उसको हम इन्फीरियर नेजल कॉन्काई बोलते हैं। बोमर बोन होती है, जो भी नाक इंटरनल कैविटी में ही होती है वो भी। फिर आ जाती है मैंडिबल। मैंडिबल जो आपकी दाढ़ी की जो बोन है, चिक की दाढ़ी की बोन, जो आप दांत रहते हैं, खाना खाते हो, चबाते हो, जबड़े की, ये हो जाती है मैंडिबल, जो हमने स्ट्रक्चर लिया है यहाँ पर। फिर नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम वही बोन्स को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऑर्बिट बोन भी, जो जिसमें आपकी ऑर्बिटल कैविटी होती है, जो आइस लोकेटेड होती है, वहीं पर आपकी ऑर्बिट बोन होती है, ये भी लेफ्ट और राइट, इनका भी 2 पेयर होता है। फिर आता है फोरामेन। बोन के जैसा थोड़ा सा स्पेस होता है, ओपनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं फोरामेन। तो ऐसे करके टोटल आपकी
14 बोन होती है फेस के अंदर। फोरामिना। फिर अभी हम देख लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। नेक्स्ट, ये लिख लिया आपने? वीडियोस पॉज कर दो तब तक। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। बैकबोन होती है जो कि हमारी बॉडी की पूरी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करने का काम करती है, राइट। इसका क्या फंक्शन होता है, कौन सी बोन्स कितनी होती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी सर्वाइकल। सर्वाइकल जो आपकी नेक गर्दन की रीजन में होती है, इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ की जो एटलस होती है, सर्वाइकल होती है आपकी 7 1 से लेके काउंट करके आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, 2 बार बना के लेके आना है, ठीक है। 1 से लेके 7 तक होती है, सी से याद रखो, सर्वाइकल मीन्स 7, राइट। उसके बाद आ जाती है आपकी थोरेसिक। थोरेसिक मतलब जो कि आपकी चेस्ट कैविटी में होती है, हम देखते हैं थोरेसिक कैविटी है चेस्ट कैविटी। तो थोरेसिक में होती है आपकी कितनी, 12, 7 से लेकर के फिर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 ये हो जाती है आपकी थोरेसिक। थोरेसिक के बाद फिर आ जाती है लंबर। लंबर मतलब आपकी जो लंबर किडनी जिधर आपकी होती है, बोथ साइड की किडनी लंबर रीजन में, ये होती है आपकी 5। ये 12 खत्म हो गई, उसके बाद 1 2 3 4 5 डिस्क आपकी ये होती है वर्टिब्रल आपकी जो डिस्क है वो, राइट। इनका डिस्क लाइक शेप होता है और इरेगुलर बोन में आ जाती है। हमने टाइप ऑफ बोन में पढ़ा है, तो ये इरेगुलर में आ जाती है। इनका पार्टिकुलर कोई शेप नहीं होता है कि भाई स्क्वायर है, सर्कल है, या लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो कोई छोटी होती है, कोई थोड़ी नुकीली होती है, कोई कैसी होती है, तो एक इरेगुलर शेप की होती है, कोई ऑक्टोपस के जैसी होती है ना। तो अलग अलग इनका शेप होता है। फिर बाद में आ जाती है सैक्रम एंड कॉकेक्स। सैक्रम जो होती है वो एक होती है, कॉकेक्स भी एक होती है। और इनका जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ मतलब कि छोटे छोटे अलग अलग डिवीज़न में होती है वो। तो फ्यूज़ बाद में ये डिवाइड होता है, पहले ये एक ही रहती है, छोटा जो बच्चा रहता है उसका ये जॉइंट रहती है, एक ही रहती है। बाद में ये फ्यूज़ में डिवीज़न हो जाता है इनका, तो 5 फ्यूज़ बनता है आपका सैक्रम में, और कोकेक्स में 4। तो ऐसे करके टोटल हो जाती है 33 को। इनको भी काउंट करेंगे 5 और 4 को, तो अदरवाइज कितना होता है 26। तो 26 हमारी ये पूरी वर्टिब्रा होती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपकी वर्टिब्रल बोन होती है। ये एटलस होती है सबसे ऊपर एक्सिस पे, जो हमारा हेड इधर जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 तक काउंट करोगे, वो होगी सर्वाइकल। फिर 1 से 12 तक करोगे आप थोरेसिक। फिर 1 से 5 तक हो जाती है आपकी लंबर। लंबर के बाद फिर यहाँ पर देख रहे होंगे सैक्रम हो गई। सैक्रम के बाद जो पूँछ दिख रही, पहले पूँछ हुआ करती, जब हम आदि मानव बंदर होते थे, जंगल में घूमते थे, तो पूँछ होती थी। तो धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रॉय होती गई, वो पूँछ ख़त्म हो गई है ना। तो अभी जनरली कल या परसों मैंने एक आर्टिकल्स देखा था कि कहीं एक बच्चा का जन्म हुआ है, उसकी पूँछ हुआ है ना। तो रेयर केस में कभी कभी हो जाता है ऐसा अजूबा, बाकी आजकल ऐसा होता नहीं है, पहले होती थी। तो आ जाता है को सैक्रम हो जाती है, छोटा छोटा फ्यूज दिख रहा है, ये हो जाती है इसकी फ्यूज ना। तो फ्यूज को हम काउंट करेंगे, टोटल हो जाती है आपकी 33। तो वैसे इसका कुछ रोल होता नहीं है, जस्ट तो ये अब कहाँ से जो स्टार्ट होती है, इससे हमारा ब्रेन हो गया। तो ब्रेन से स्टार्ट होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, जैसे इनके बीच में से क्या आती है, डिस्क होती है, डिस्क के बीच में से क्या होती है, नर्व आती है पतली पतली। अब नर्व का काम क्या होता है, आपका सेंसेशन को सप्लाई करने का, राइट। आपकी बॉडी का जो पार्ट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन वगैरह मेंटेन करने का, सेंसेशन को देखने का ना। तो आपका जैसे टच का हो गया, पेन का हो गया, ये सारा सेंसेशन को और बॉडी के जो पार्ट्स के मूवमेंट को, ऑर्गन के पार्ट्स की मूवमेंट को देखने का काम कौन करता है, आपका नर्व इम्पल्स। इनसे आ जाती पतली पतली नर्व निकलती है, ये क्या करती है, ब्रेन को मैसेज पहुंचाने का
काम करती है। ठीक है, लंबर से आ जाती है आपकी जो नर्व होती है वो आपके लोअर फुट की तरफ जाती है, वो पैर का जो कोऑर्डिनेशन है, मूवमेंट हो गया, वो सारा देखने का काम करती है। फिर कुछ ऑर्गन में भी डिवाइड हो जाती है ना। तो सर्वाइकल जो नेक का पूरा मूवमेंट देखती है, फिर इधर ब्रेकियल आर्टरीज आ जाती है, वो देखती है आपके दोनों साइड के हैंड का। तो ऐसे करके इनसे पतली पतली आर्टरीज और वेंस नर्व वगैरह निकलती है, वो ब्रेन को मैसेज ले जाके देती है, वो सब एक साथ जुड़ जाती है। इसके बीच से क्या जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, डिस्क के बीच में से क्या रहती है एक वायर जाता है, समझ लो, ऐसा समझ के चलो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वायर रहता है। पहले एक आता है, एक वो धीरे धीरे करके पूरी कॉलोनी में डिवाइड हो जाता है ना। तो ये क्या होती, पतली पतली से डिवाइड होती, बीच में से एक मेन जो सेंट्रल लाइन है वो जाती है। कुछ भी सेंसेशन आए जाको कहाँ कर देगी, ब्रेन को पूरा। तो इससे कोऑर्डिनेट होता है। जनरली कभी देखा होगा ऐसा कोई केस आता है कि भाई उसका अपना स्पाइन का कुछ ऑपरेट होना है, उसका पैर ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, सेंसेशन वगैरह नहीं हो रहा है, या हाथ या पैर मतलब पूरे तरीके से मूवमेंट नहीं हो रहा है, सुन्न हो गया हम बोलते हैं ना, वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या होता है, इनमें कंप्रेशन पड़ता है। जैसे आप लॉन्ग टाइम तक एक ही सिटिंग पोजीशन में हो या स्टैंडिंग पोजीशन में हो, या आपका बॉडी का कर्व ठीक नहीं है ना, कभी थोड़ा झुका हुआ है, चेयर का है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम मोबाइल चलाते हैं तो ऐसा गर्दन झुक जाता है। तो ये सब क्या रहता है, इसका कर्व को, बॉडी के कर्व को मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। शायद अपने फंडामेंटल में हेल्थ प्रमोशन में पढ़ाया होगा बॉडी मैकेनिक के बारे में, तो उसका भी रोल होता है। तो ये धीरे धीरे करके कई बार थोड़ा ओल्ड एज रहते हैं ना, तो उसमें भी इनका या तो जो क्या बोलते हैं डी डिस्क हर्निया आ जाता है। तो डिस्क कई बार क्या होता है, स्लिप हो जाती है एज के बाद, 50-60 के बाद, या फिर प्रोट्रूट हो जाती है। प्रोट्रूट मतलब कि एक्सेसिव उसका फॉर्मेशन हो जाना, या मतलब जैसी थी वैसी नहीं होकर धीरे धीरे करके उसका थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाना, वो ख़राब होने लगना। तो उस कंडीशन में भी हमको बैक पेन, सीवियर बैक पेन, और पैरों में एकदम रेडिएटिंग पेन स्टार्ट हो जाता है। या तो फिर पोर्ट्यूट हो गई या साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो फिर ऑपरेट करके न्यूरो और जो स्पाइन सर्जन रहते हैं उनको ऑपरेट करके वहाँ से कट कर देते हैं। अब जैसे इसके बीच से कोई नर्व आई है, अब इसका साइज यदि ज़्यादा इंक्रीज हो गया है ना, जस्ट सपोज दैट कि भाई ये दो हैं, ये दो डिस्क है, इनके बीच से नर्व आई हुई है, ठीक है, ये इसका ऐसा शेप है। अब यदि ये बढ़ जाएगा, ये यदि इनलार्ज होकर इधर आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। अभी कंप्रेस करेगा तो ये जो नर्व है इसका फंक्शन था कि भाई आपके पैर के मूवमेंट को देखना, तो ये कंप्रेस होने की वजह से पैर का मूवमेंट पूरी तरीके से नहीं होगा। तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है फिर दर्द हो रहा है, फिर वो CT स्कैन MRI कराते हैं, तो MRI में वो चीज़ फाइंड आउट होती है कि भाई क्या रीज़न है, कौन सी लंबर है या थोरेसिक है, कौन सी वर्टिब्रा में आपका पेन हो रहा है। फिर यदि ऑपरेटिव, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटिव केस होता है, फिर उसको ऑपरेट करके वहाँ से ठीक करना होता है। तो अबव 60-50 तो फिर वो उतना सक्सेस नहीं हो पाता है, पर थोड़ा यंगर एज में हो जाता है। तो इसका हम ये रहता है। और 2-3 और डिसीज़ होती हैं इसके बारे में, वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल में भी, सिर्फ इसमें इतना ही समझो। डी डिस्क हर्निया होता है और प्रोट्रूट वगैरह होता है, वो समझ लेंगे अभी। इतना समझ आया? इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के लेके आना, काउंट करके पूरी एक बोन्स नहीं होती है, डिस्क होती है, छोटी छोटी अलग अलग पार्ट में होती है और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और फिर नेक्स्ट आ जाता है परमिट वेरियस मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा क्या करती है, अलग अलग जो मूवमेंट है हमारा, बेंडिंग का हो गया, स्टैंडिंग का हो गया, वो मूवमेंट को भी परमिट करने का काम करती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम। जैसे आपको झुक करके कोई चीज़ उठानी है नीचे से, तो आप ऐसे बेंड हो रहे हो, ये रोल भी होता है आपकी वर्टिब्रल कॉलम का, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, या थोड़ा सा साइड की तरफ। साइड की तरफ जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है ना, कोई ऐसा ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है, पर आगे की तरफ जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। पर यदि ज़्यादा आगे की तरफ और पीछे की तरफ हो रहे मूवमेंट, जैसे इधर ऐसा हो गया या फिर ज़्यादा ऐसा हो गया, तो वो एबनॉर्मल में आ जाता है। लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्क्लेरोसिस वो मेडिकल कंडीशन होती है, उनके बारे में फिर अगले लेक्चर में कभी देखते हैं, है ना। तो पहले ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग जॉइंट फॉर्म करने का काम करती है। फर्स्ट इसका फंक्शन हो गया, लिखते चलो साथ में।
फॉर्म स्ट्रॉन्ग जॉइंट। फर्स्ट फंक्शन है परमिट वेरियस मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, परमिट वेरियस मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, अलग अलग वेरियस या डिफरेंट टाइप का मूवमेंट प्रोवाइड करती है। एब्जॉर्ब वर्टिब्रल शॉक, ये किस किस से टिपिकली मिलकर के बनी हुई होती है? सबसे पहले वर्टिब्रल टिपिकली सबसे पहला आ जाती है इसकी बॉडी। बॉडी जो राउंड राउंड होती है सर्कल, ये होती है इसकी बॉडी। वर्टिब्रल आर्च है ना, फर्स्ट है बॉडी। सेकंड वर्टिब्रल आर्क और सेब्रल प्रोसेस। ठीक है, तो इस टाइप से ये फॉर्म होती है। सबका अलग अलग शेप होता है। जो बीच का जो पार्ट है ये क्या हो जाता है इसका बॉडी। उसके बाद फिर आता है वर्टिब्रल आर्क। ऊपर की जो नुकीला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या होगा इसका वर्टिब्रल आर्क। सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड होता है, सराउंड होता है वर्टिब्रल आर्क। फिर सेवरल प्रोसेस पॉइंट टू अटैचमेंट फॉर द मसल्स। कुछ प्रोसेस होती है जो मसल्स को अटैचमेंट के लिए एक जगह, एक स्पेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, बॉडी वो होती है वो वेट बेयरिंग का काम करती है। हमारी जो बॉडी पूरा स्केलेटल उसका वेट को उठाने का, वेट को बेयर करने का काम करती है। फिर वर्टिब्रल आर्क होती है जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आसपास सराउंडेड होती है दोनों तरफ। सेवरल प्रोसेस होती है, कुछ प्रोसेस मतलब ऐसा नुकीला पार्ट होना, वो मसल्स को अटैचमेंट देता है। तो इसका फंक्शन क्या था, एक जॉइंट को फॉर्म करती है, स्ट्रॉन्ग जॉइंट को परमिट वेरियस मूवमेंट, अलग अलग मूवमेंट को परमिट करने का काम करती है। और एब्जॉर्ब करती है वर्टिब्रल शॉक को। जैसे कि कई बार हम ऊंचाई से कूद जाते हैं तो एक गाड़ी में एक शॉकअप होता है, वैसा ही काम करती है। तो जो शॉक लग रहा है उसको एब्जॉर्ब करती है। वैसा तो है नहीं कि ऊपर से ऐसा गिर गया और हमारा बॉडी टूट के अलग अलग हो गया है ना, तो वो एक उसको एब्जॉर्ब करती है। बीच में इसमें डिस्क होती है, जैसे कि रबर के जैसा मान के चलो, एक फाइबर की डिस्क होती है, वो क्या करती है शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आप छत से कूद रहे हो, ऊंचाई से कूद रहे हो, तो आपको डायरेक्ट करके इंजरी नहीं होती है, वो इसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं थोरेसिक केज या रिब्स केज। कितने मिनट का हुआ है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिब्स केज के बारे में। केज का मीनिंग होता है एक ऐसा पिंजरा होना, है ना। जैसे हम घर में तोता पालते हैं, उसको क्या करते हैं, पिंजरे के अंदर रखते हैं। तो केज का हिंदी मीनिंग होता है पिंजरा।
रिब्स या थोरेसिक का मतलब होता है जो आपकी ये बोन्स दिख रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, रिब्स या थोरेसिक। तो रिब्स केज आ जाता है, थोरेसिक आ जाता है या चेस्ट केज आ जाता है, दोनों का तीनों का मीनिंग होता है सेम। ये किस किस से मिलकर के बनी हुई होती है, सबसे पहले आता है आपका स्टर्नम, देन रिब्स, देन कोस्टल कार्टिलेज, देन थोरेसिक वर्टिब्रा। कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है, स्टर्नम, ये जो आपका पार्ट दिख रहा है ये क्या हो गया आपका स्टर्नम, देन ये जो दिख रही है आपके ब्लू कलर में ये हो गई आपकी रिब्स। उसके बाद आ जाता है कोस्टल कार्टिलेज, जो आपकी रिब्स केज होती हैं वो कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होती हैं, जो ब्लैक पोर्शन है इस साइड का ये हो गया आपका कोस्टल कार्टिलेज। फिर थोरेसिक वर्टिब्रा, अब इसके पीछे जो हमने अभी स्पाइनल वर्टिब्रा के बारे में पढ़ा है T12 के बारे में, थोरेसिक कितनी होती है 12, तो थोरेसिक वर्टिब्रा भी इसके बैक साइड में होती है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बनाता है, हमारा रिब्स केज बनाता है, राइट। तो ये पूरा एक पिंजरा एक केज बनाता है रिब्स केज। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, कोस्टल कार्टिलेज हो गया, थोरेसिक वर्टिब्रा हो गया। अब इसके भी थोड़े से पार्ट होते हैं, जो स्टर्नम हो गया इससे इसको समझ लेते हैं। तो इसका क्या होगा, हाँ, जो इसका हेड है उसका क्या नाम है, मैनुब्रियम हेड, एक इसका थोड़ा सा ब्रॉड शेप होता है, बीच में इसकी आ जाती बॉडी, नीचे वाली जो एक नुकीली प्रोसेस होती है ऐसे तलवार के जैसी, उसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। तलवार की जो नोक होती है वैसी एक नीचे यहाँ पर टच करके देखोगे नुकीली प्रोसेस होती है, वो होती है जिफॉइड प्रोसेस, एंडिंग प्रोसेस होती है, इसके नीचे फिर डायफ्राम आ जाता है। तो ये भी आपकी किस में आ जाती है, एक्सियल स्केलेटल में, ठीक है। अब रिब्स केज की भी क्या होती है, टोटल इसका पेयर होता है 24 का, 12 होती है राइट साइड, 12 होती है लेफ्ट साइड। तो ऐसे करके इसका 24 का टोटल पेयर होता है, और जिसमें से 4 कौन सी होती है आपकी, फॉल्स रिब्स होती है, फॉल्स रिब्स होती है, और 2 होती है फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स 6, और 6 होती है ट्रू रिब्स। तो ऐसे करके इसका पूरा 12 का पेयर होता है। ट्रू रिब्स मतलब जो कि डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। जैसे कि ये ऊपर के 1 2 3 4 5 6 ये क्या डायरेक्ट आपके स्टर्नम से अटैच होती है, इसमें कार्टिलेज आपका नहीं होता है। उसके बाद आ जाती है आपकी 4 रिब्स होती है, वो क्या होती है, डायरेक्ट होती है आपके, सॉरी इसके साथ आपकी अटैच होती है। बीच में क्या आता है आपका कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज फिर रिब्स के, यहाँ से मार्किंग दिख रही है, तो ये क्या होता है कोस्टल कार्टिलेज से फिर होती इसके साथ अटैच। और सॉरी ये जो 6 होती है डायरेक्ट आपकी कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होती है, फिर जो 4 या 3 रहती है ये क्या रहती है, डायरेक्ट आपकी इस ये रिब्स टू रिब्स में अटैच रहती है। यहाँ पर दिख रही है 1 2 3 4, ये क्या है डायरेक्ट एक दूसरे की रिब्स के ही साथ अटैच है, दिख रहा है 1 2 3 4, ये एक दूसरे के आपस में रिब्स में अटैच है। यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसमें क्या है, इधर कार्टिलेज है, तो ये वाली कार्टिलेज के साथ अटैच है। उसके बाद फिर नीचे देखोगे 2 आ जाती है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स यानी कि ये पीछे वर्टिब्रा बोन से तो अटैच रहती है, पर आगे की तरफ किसी से भी अटैच नहीं रहती, फ्रीली मूव करती है, इसके लिए हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो ऐसे करके टोटल 12 हो जाती है, दोनों साइड इसका पेयर होता है, इंक्लूड करके हम इसको कितनी 24 हो जाती है। जब कभी ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो क्या करते हैं, जो हमने कार्टिलेज बताया वहाँ से आपकी जो रिब्स होती है उसको ओपन करके केज जो है इसको अलग कर देते हैं, और फिर जब सर्जरी हो जाती है बाद में उसको वहीं पर अटैच कर देते हैं, और वो धीरे धीरे करके हील हो जाती है। तो इस तरीके से ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ता है, एक रिट्रैक्टर रहता है उससे उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतनी, फिर आगे का हम अपेंडिकुलर का जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।